Hello everyone, welcome to my history class. So dear students, we will continue chapter 1st of class 11th, writing and the city life. So in previous videos we have completed till page number 20. So today we will start from page number 21 and the topic is a trading town in a pastoral zone. So अब हम एक न्यू टाउन के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज मरी। उरु के बाद हम पढ़ेंगे मरी के बारे में। आफ्टर 2000 BCE द रॉयल कैपिटल ऑफ मरी फ्लरिश्ड। 2000 BCE के बाद रॉयल कैपिटल ऑफ मरी जो है वो फ्लरिश होती है। सो इसके बारे में पढ़ने से पहले एक बार देख लीजिए मरी कहाँ पे सिचुएटेड है। सी दिस मैप एंड सी द सिचुएशन ऑफ मरी। यहाँ पे आपको एक डॉटेड एरिया दिख रहा है एंड मेंशन भी किया हुआ है, दिस इज एग्रीकल्चरल लैंड एंड दिस इज ये जो आपको ब्राउन कलर का दिख रहा है दैट इज प्लेट्यू। नीचे इंस्ट्रक्शंस देख लीजिए। लैंड फ्लडेड ईच ईयर लेट स्प्रिंग, जो ग्रीन डार्क ग्रीन वाला एरिया है यहाँ पे ये फ्लड वाला एरिया है जो पास्चर बनते हैं, स्प्रिंग में ग्रेजिंग पास्चर बन जाते हैं। एग्रीकल्चरल लैंड जो डॉटेड है, येलो एरिया जो है ट्रेसेस दैट कैनाल वाटर कैन नॉट रीच पास्चर लैंड्स, ये वो वाला एरिया है जो जिन कैनाल्स में पानी नहीं पहुंचता है, ठीक है। एंड उसके बाद है पास्चर लैंड इन स्प्रिंग, तो ये स्प्रिंग में जो पास्चरल लैंड है। तो यहाँ से नाउ लेट अस स्टार्ट द टॉपिक। यू विल हैव नोटिस्ड सी मैप 2, प्रीवियस मैप में भी हमने डॉटेड एरिया देखा था। मरी जो है वो एग्रीकल्चरल जो मेन एग्रीकल्चरल लैंड है, जो फर्टाइल लैंड है, वहाँ लाई नहीं करता है, ये अपस्ट्रीम पे लाई करता है, जिसकी वजह से यहाँ पे ज़्यादा फ्लडेड एरिया हमने पढ़ा था ना पिछले टॉपिक में, जो अपस्ट्रीम जहाँ पे सबसे ऊपर वाला जो एरिया है वहाँ पे वाटर लेवल जैसे ही पानी रिवर में ज़्यादा होता है उसी टाइम पे वहाँ पे क्या आ जाता है, वो एरिया फ्लडेड हो जाता है। तो जैसे भी ही वो वाटर लेवल कम होता है तो वो पेस्टोरल लैंड में कन्वर्ट हो जाता है। That Murray stands not on the southern plain with its highly productive agriculture but much further upstream on the यूफ्रेट। यूफ्रेट की अपस्ट्रीम पे लाई करता है, जो सदर्न प्लेन है वहाँ लाई नहीं करता है। मैप 3 with its color coding shows that agriculture and animal rearing were carried out close to each other in this region। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे एग्रीकल्चरल लैंड जो है और एनिमल रियरिंग जो पेस्टोरल लैंड है वो एक दूसरे के बिल्कुल पास हैं। सम कम्युनिटीज इन द किंगडम ऑफ मरी हैड बोथ फार्मर्स एंड पेस्टोरलिस्ट। कुछ ऐसे थे जो फार्मर्स भी थे और पेस्टोरलिस्ट भी थे, बट मोस्ट ऑफ इट्स टेरिटरी वॉज यूज फॉर पेस्टोरिंग sheep एंड गॉड्स। सो ज़्यादा से ज़्यादा ये जो एरिया था इस टेरिटरी में शीप और गॉड के पेस्टोरिंग की जाती थी, उनको चराया जाता था, उनके चरागाह थे। हर्डर्स जो पशुपालक होते हैं, नीड टू एक्सचेंज यंग एनिमल्स, चीज, लेदर एंड मीट इन रिटर्न फॉर ग्रीन। डेफिनेटली अब जिनके पास जो एनिमल हर्डर होते हैं उनके पास एनिमल प्रोडक्ट होते हैं एंड जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जो करते हैं जो फार्मर्स होते हैं वो उनके पास ग्रेन होती है, एनिमल एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट होते हैं, तो अपने प्रोडक्ट्स को एक्सचेंज करते थे। तो इन हर्डर्स को ग्रेन की जब रिक्वायरमेंट होती तो ये अपने एनिमल प्रोडक्ट्स के बदले उनको एक्सचेंज कर लेते थे, ग्रेन, मेटल, टूल्स एट्सेट्रा। एंड द मैन्योर ऑफ अ पेंट फ्लॉक इज ऑल्सो ऑफ ग्रेट यूज टू अ फार्मर। तो जो गोबर होता है ना, गोबर जो ग्रुप ऑफ एनिमल्स का मिल के जो एक ग्रुप होता है एनिमल का, वो उनका जो गोबर होता है वहाँ पे वो उनके लिए एज अ मैन्योर, एज अ खाद वहाँ पे वो यूज़ किया जाता है। फार्मर्स की डेफिनेटली ज़मीन में वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी उसकी इंक्रीज होती है, फर्टिलिटी इंक्रीज होती है।
येट एट द सेम टाइम देयर में बी कॉन्फ्लिक्ट। अब इसमें कॉन्फ्लिक्ट भी होता है, अगर देखा जाए तो वो एक दूसरे के लिए हेल्पफुल हैं, उनको उनके एनिमल प्रोडक्ट्स से हेल्प मिलती है एंड एनिमल्स के गोबर से उनकी ज़मीन की जो है वो फर्टिलिटी इंक्रीज होती है, बट उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी रहते हैं। कॉन्फ्लिक्ट क्या होते थे? कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते थे। अ शेफर्ड मे टेक हिज फ्लॉक टू वाटर अक्रॉस अ सोन फील्ड। देखो आपको दिख रहा है यहाँ पे ये जो एरिया है, जो ब्राउन वाला एरिया है, इस ब्राउन वाले एरिया में पेस्टोरल लैंड था, बीच में येलो वाला एरिया जहाँ पे पानी नहीं पहुँचता, एंड उसके बाद एग्रीकल्चरल लैंड है, एंड देन जो डार्क ग्रीन वाला एरिया है यहाँ पे वाटर होता है, ज़्यादा फ्लडेड एरिया है, तो वाटर कैनाल्स यहाँ पे हैं। अब उनको यहाँ पे जो ये ब्राउन वाला एरिया है, यहाँ से वो अपने एनिमल्स के जो झुंड होते हैं उसको लेके जाएंगे, तो बीच में क्या आएगा? सोन फील्ड, जो अभी अभी जहाँ पे खेत में अनाज बोया हुआ है, तो जो क्रॉप्स जो है वहाँ पे अभी उनके प्लांट्स सैपलिंग्स जो हैं वो ग्रो कर रहे होते हैं, एंड इधर से एनिमल्स के पैरों के नीचे आके वो कुचले जाएंगे, तो उनकी फसल जो है वो ख़राब हो जाती है। तो ये मेनली उनके कॉन्फ्लिक्ट का रीज़न होता है, टू द ruin of the crop. Herdsmen, being mobile, can raid agricultural villages and seize their stored goods. दूसरे क्या प्रॉब्लम थी कि ये जो हर्ड्समैन थे ये कई बार जो एग्रीकल्चरल विलेजेस थे, जो सेटल्ड विलेज थे, उन पे रेड कर लेते थे, उन पे अटैक करते थे, उनका जो भी जमा पूंजी होती थी, अनाज वगैरह जो उनके पास सेविंग्स होती थी, सब कुछ उनसे लूट लेते थे। For their part, settled groups may deny pastoralists access to river and canal water along a certain set of paths. अब दूसरा उनकी तरफ से क्या कंप्लेंट थी? अब कॉन्फ्लिक्ट जब होते हैं तो दोनों ही अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, तो जो पेस्टोरलिस्ट थे उनकी क्या कंप्लेंट थी? देवर सेइंग कि कई बार ये जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर हैं, जो फार्मर्स हैं, वो क्या करते हैं, उनको एक पर्टिकुलर रास्ता ही नहीं देते हैं पानी तक जाने के लिए। ये तो क्या होता है, लीगल अगर बात करें तो इट इज़ लीगली देयर राइट, ये उनका राइट है कि वो वहाँ से इतना तो रास्ता उनके लिए छोड़ें कि वो अपने एनिमल्स को वाटर के लिए ले जा सकें। तो उनके एंड पे ये बात थी कि वो उनको पानी तक पहुँचने नहीं दे रहे। दोनों ही तरफ से कॉन्फ्लिक्ट रहते थे। Some communities, through Mesopotamian history, nomadic communities of the western desert filtered into the prosperous agricultural heartland। तो अगर हम मेसोपोटामियन हिस्ट्री में देखें तो नोमैडिक कम्युनिटीज़ जो थी वेस्टर्न डेजर्ट एरिया में, वहाँ पे प्रॉस्पेरस एग्रीकल्चरल हटलैंड में सेटल हो गई थी। शेफर्ड would bring their flock into the sown area in the summer। so कई बार ये जो शेफर्ड होते थे, जो गडरिये जिनको बोलते हैं, वो अपने झुंड को, अपने शेप और गॉट के झुंड को सोन एरिया में समर में लेके आते थे। सच ग्रुप वुड कम इन एज हर्डर्स, हार्वेस्ट लेबरर्स एंड हायर्ड सोल्जर्स। तो ये जो ग्रुप्स होते थे हर्डर्स के, वो कुछ हर्डर्स के फॉर्म में आते थे, आके यहाँ पे एज अ लेबरर, हार्वेस्ट लेबरर काम भी करते थे, हायर्ड सोल्जर्स के रूप में भी यहाँ पे जॉब करने लग जाते थे, ओकेजनली बिकम प्रॉस्पेरस, और रिच बन जाते थे, एंड सेटल डाउन, उनके पास इतना पैसा हो जाता था कि वो यहाँ पे सेटल्ड हो जाते थे। अ फ्यू गेंड द पावर टू एस्टैब्लिश देयर ओन रूल। कुछ तो ऐसे थे कि ग्रुप के ग्रुप जो आए यहाँ आके मेसोपोटामिया में आके सेटल हो गए, प्रॉस्पेरस हो गए, रिच हो गए, एंड उसके बाद उन्होंने अपना खुद का रूल एस्टैब्लिश कर लिया। दीज इंक्लूडेड द अकेडियन। अब इनमें से कौन कौन थे? अकेडियन, अमोराइट्स, असीरियंस एंड अरेमियंस। You will read more about rulers from pastoral societies in theme 3। So, 3 जो चैप्टर है उसमें हम इसके बारे में डिटेल में रीड करेंगे। नोमैडिक एम्पायर में द किंग्स ऑफ मरी वर अमोराइट्स whose dress differed from that of the original inhabitants।
सो जो मरी के जो किंग थे वो अमोराइट्स थे, उनकी जो कम्युनिटी थी वो कौन सी थी, अमोराइट्स। एंड उनका जो ड्रेसअप था, जो ड्रेसिंग सेंस थी, वो ओरिजिनल इनहेबिटेंट से डिफरेंट थी। एंड हु रेस्पेक्टेड नॉट ओनली द गॉड्स ऑफ मेसोपोटामिया बट ऑल्सो रेज्ड अ टेम्पल एट मरी फॉर डेगन, डेगन गॉड ऑफ एग्रीकल्चर, गॉड ऑफ द स्टेपी, जो स्टेपी के उस एग्रीकल्चरल लैंड के जो गॉड थे, तो सिर्फ और सिर्फ वो उनके गॉड की रिस्पेक्ट नहीं करते थे, बट उन्होंने एक टेम्पल भी बनाया था गॉड की रिस्पेक्ट के लिए, पूजा के लिए, उनके जो बिलीव थी। मेसोपोटामियन सोसाइटी एंड कल्चर वर thus open to different people and cultures, and the vitality of the civilization was perhaps due to this intermixture. So यहाँ पे ये जो सोसाइटी थी, यहाँ पे अलग अलग तरह के लोग अलग अलग तरह के कल्चर्स को फॉलो करने वाले थे। तो अगर कहें इस सिविलाइजेशन की जो मेन एनर्जी थी वो किसकी वजह से थी, डिफरेंट डिफरेंट लोगों के जो इंटरमिक्सचर था ना, मिक्सचर, मिले जुले जो लोग थे, मिलजुल के जो अलग अलग तरह के लोग मिल के रहते थे, इसकी वजह से इसको ज़्यादा एनर्जेटिक, ज़्यादा प्रॉस्पेरस, ज़्यादा रिच माना जाता है। सो सी दिस द पिक्चर इज देयर, अ वॉरियर होल्डिंग अ लॉन्ग स्पीयर एंड अ विकर शील्ड, नोट द ड्रेस टिपिकल ऑफ अमोराइट्स। यहाँ पे देखो ड्रेस अलग से दिख रही है अमोराइट्स की, एंड डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द सुमेरियन वेरियर शोन इन, जो हमने पिछली पिक्चर देखी थी ना, उसमें वो जो कमर पे बांधा हुआ था, सिर पे अलग से कपड़ा बांधा हुआ था, उससे ये बिल्कुल ड्रेस जो है वो उनकी बिल्कुल डिफरेंट है। नेक्स्ट टॉपिक, द पैलेस एट मरी ऑफ किंग जिम्रेलिम। जिम्रेलिम किंग का जो पैलेस था उसका यहाँ पे ये पिक्चर गिवन है। स्टूडेंट्स पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी आपके आते हैं, एंड पिक्चर्स जो होती हैं उससे बहुत सारे टॉपिक जो है, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो यहाँ पे इस पिक्चर में दिख जाएगा आपको जो इस एक्सप्लेनेशन जो की है, पैलेस ऑफ मरी ऑफ किंग जिम्रेलिम। द ग्रेट पैलेस ऑफ मरी वॉज द रेजिडेंस ऑफ द रॉयल फैमिली। ये जो पैलेस था ये रॉयल फैमिली का रेजिडेंस था। द हब ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड अ प्लेस ऑफ प्रोडक्शन स्पेशली ऑफ प्रीसियस मेटल ऑर्नामेंट्स। ये जो पैलेस था एडमिनिस्ट्रेशन का हब था एंड प्रोडक्शन का मेन प्लेस था, मेनली ऑर्नामेंट्स यहाँ पे प्रोड्यूस होते थे। इट वॉज सो फेमस इन इट्स टाइम, अपने टाइम पे बहुत फेमस था, दैट अ माइनर किंग केम फ्रॉम नॉर्थ सीरिया जस्ट टू सी इट। तो इसे देखने के लिए एक छोटा सा राजा नॉर्थ सीरिया से आता है, कैरिंग विद हिम अ लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन फ्रॉम अ रॉयल फ्रेंड ऑफ द किंग ऑफ मरी जिम्रेलिम। तो अपने साथ एक लेटर लेके आता है उसी साइड से, जो जिम्रेलिम के किसी फ्रेंड के तरफ से, उनके साथ उनके कहने पे, उनकी रेफरेंस से वो मिलने के लिए यहाँ की ये सारी जो प्रॉस्पेरिटी से देखने के लिए आते हैं। डेली लिस्ट रिवील दैट ह्यूज क्वांटिटीज ऑफ फूड वर प्रेजेंटेड ईच डे फॉर द किंग्स टेबल। अब वहाँ की जो डेली खाने की जो टेबल पे जो खाना लगता था वो बहुत ह्यूज क्वांटिटी होती थी, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता था, और बहुत सारी चीज़ें होती थी, बहुत सारे आइटम होते थे, फ्लोर, ब्रेड, मीट, फिश, फ्रूट, बियर एंड वाइन। ही प्रोबेबली एट इन द कंपनी ऑफ मैनी अदर्स। सो ये माना गया है, ये जो भी टेक्स्ट वगैरह या जितने भी प्रूफ मिले हैं उनके अकॉर्डिंग, वो हो सकता है कि वो ग्रुप में खाते हों। ग्रुप में मीन्स अपने जो ऑफिशियल्स हैं उनके साथ मिलके ऑफिशियल मीटिंग्स भी होती रही हैं, और साथ साथ लंच डिनर जो भी है वो उनका जो खाना खाते थे वो साथ मिलके खाते थे। इट मीन्स इन और अराउंड कोर्टयार्ड 106 पाउंड वाइट कलर के जो पत्थर हैं वो जड़े हुए थे 106। You will notice from the plan that the palace had only one entrance। अब यहाँ पे आप पिक्चर में देख लीजिए, यहाँ पे आपको दिखेगा वन एंट्रेंस, सिर्फ एक ही एंट्रेंस है, पूरा का पूरा जो पैलेस है इसमें और कोई एंट्रेंस नहीं है। यहाँ पे आपको इनर कोर्ट दिखेगा, इनर कोर्ट में 106 यहाँ पे क्या लगे हुए हैं,
पत्थर लगे हुए हैं, वाइट पत्थर जो है वो लगे हुए हैं। इधर ऑडियंस हॉल, जिसमें एक साइड 132 की सिटिंग है, वो पत्थर लगे हुए हैं, और एक साइड आउटर कोर्ट जिसमें 131 की सिटिंग है, उसके लिए ये सिटिंग जो है वो पत्थरों से बनाई गई है। तो यहाँ पे ये ही गिवन है। एंट्रेंस ओनली वन है ऑन द नॉर्थ। द लार्ज ओपन कोर्टयार्ड सच एज 131 वर ब्यूटीफुली पावर्ड। तो यहाँ पे 131 पत्थर जो हैं वो लगाए गए हैं। द किंग वुड हैव रिसीव्ड फॉरेन डिग्नेटरीज एंड हिज ओन पीपल इन 132। तो जो ये 132 वाला जो एरिया है वहाँ पे वो जो भी उसके फॉरेन के जो भी फ्रेंड आते थे उन सब से वो मिलते थे। यहाँ पे ये देखो 131 वाला ये दिख रहा है कोर्टयार्ड आपको अलग से यहाँ गिवन है। एंड ये जो 132 वाला ऑडियंस हॉल था यहाँ पे वो बाहर वालों से मिलते थे, जो भी उनकी फॉरेन डिग्नेटरी, जो भी दोस्त मिलने आते थे या बिजनेस फेलो जो भी आते थे। अ रूम विद वॉल पेंटिंग्स दैट वुड हैव और द विजिटर्स। तो ये जो रूम था इसमें वॉल पेंटिंग की हुई थी जो लोगों को बहुत अच्छा लगे, लुभाने वाला हो। द पैलेस वॉज अ स्प्रॉलिंग स्ट्रक्चर विद 260 रूम्स एंड कवर्ड एरिया ऑफ 2.4 हेक्टेयर्स। तो ये जो पैलेस है इसमें 260 रूम्स एंड 2.4 हेक्टेयर्स में ये बना हुआ था। तो दिस वॉज द फेमस पैलेस in Mesopotamian civilization. That is why it is famous. It was famous. The king of Murray, however, had to be vigilant. तो वो काफ़ी सतर्क रहते थे, अलर्ट रहते थे, और अलर्ट रहने की उनको ज़रूरत भी थी। Why? Herders of various tribes were allowed to move in the kingdom. अलग अलग तरह के ट्राइब्स के जो भी हर्डर्स थे उनको परमिशन थी किंगडम में मूव करने की, बट दे वर वॉच्ड। तो उनके ऊपर ऑब्जर्वेशन रखी जाती थी, नज़र रखी जाती थी उन पे। द कैंप्स ऑफ हर्डर्स आर मैंशनड फ्रिक्वेंटली इन लेटर्स बिटवीन किंग्स एंड ऑफिशियल्स। जो इनके जो कैंप्स होते थे उन सब के बारे में कुछ ऑफिशियल्स और किंग्स के जो लेटर्स हैं उनमें डिस्कस हुआ है। ये डिस्कशन के जो हैं वो प्रूफ मिले हैं। In one letter, an official writes to the king that he has been seeing frequent fire signals at night. तो एक लेटर में इस तरह के कुछ एविडेंस मिले हैं कि एक ऑफिसर ने राइट किया है अपने किंग को कि उन्होंने क्या देखा, फ्रीक्वेंट फायर सिग्नल देखे हैं कभी कभी, ऐसा नहीं है कि रेगुलर। सेंट बाय वन कैंप टू अनदर, एक कैंप से दूसरे कैंप में उनको भेजा जाता है फायर सिग्नल जो हैं। एंड ही सस्पेक्ट्स, और इस तरह का उनका था कि वो कुछ ऐसा मैसेज दे रहे हैं कि नाउ इट्स द टाइम। ये जो जैसे अलार्म होता है या कुछ ऐसे एक दूसरे को नोटिफाई करने वाली चीज़ होती है, तो ये एक तरह से वो एक दूसरे को नोटिफिकेशन भेज रहे थे कि अब हम रेड करेंगे। ही सस्पेक्ट्स दैट अ रेड और एन अटैक इज़ बीइंग प्लान्ड। तो इस तरह की कोई प्लानिंग की जा रही है, इसलिए वो ये जो फायर सिग्नल है वो भेज रहे हैं। लोकेटेड ऑन द यूफ्रेट इज अ प्राइम पोजीशन फॉर ट्रेड। अब मरी जो है वो ऐसी जगह पे लोकेटेड था जो ट्रेड के बीच में, ट्रेड की मेन पोजीशन थी, वहाँ से ट्रेड जो होती थी उसके बीच में एक ऐसा सेंटर था वो। इन वुड, कॉपर, टिन, oil, wine and various other goods that were carried in boats along the यूफ्रेट। तो यूफ्रेट में बोट्स में ये सारे आइटम जो हैं, ये सारे गुड्स जो हैं वो वहीं से ट्रेवल करते थे बिटवीन द साउथ एंड द मिनरल रिच अपलैंड ऑफ टर्की से साउथ तक। सीरिया एंड लेबनान, मरी टर्की, सीरिया एंड लेबनान वाला जो एरिया था वहाँ से लेके और यूफ्रेट के साउथ तक ये ट्रेवल करती थी बोट, और इनमें ये सारे गुड्स जो हैं वो उन सबको ट्रेड किया जाता था। मरी इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ एन अर्बन सेंटर प्रोस्पेरिंग ऑन ट्रेड। तो ये जो रिचनेस थी, ये प्रॉस्पेरिटी किसकी वजह से थी? ट्रेड के लिए। तो ये ऐसी जगह पे था जिससे सारा का सारा बीच में पड़ता था, यहाँ पे वो टैक्स रेवेन्यू वगैरह कलेक्ट करते थे।
Boats carrying grinding stones, wood, and wine and oil jars would stop at Murray on their way to the southern cities. तो ये जो सारी बोट्स होती थी जिसमें ग्राइंडिंग स्टोन, वुड, वाइन, ऑयल जार्स ये सब रखे हुए थे, तो उनको बीच में रुकना पड़ता था। कहाँ पे? मरी। जब वो सदर्न सिटीज़ में जाते थे तो रास्ते में पहले बीच में मरी रुकना पड़ता था। ऑफिसर्स ऑफ दिस टाउन वुड गो अब्रॉड, इंस्पेक्ट द कार्गो। अ सिंगल रिवर बोट कुड होल्ड 300 वाइन जार्स। तो जो कार्गो होता था उसे ऑफिसर्स, यहाँ के मरी के जो ऑफिसर्स थे वो चेक करते थे कार्गो को, और एक में सिर्फ 300 वाइन जार ही जा सकते थे। एंड लेवी अ चार्ज ऑफ अबाउट 1/10 द वैल्यू ऑफ द गुड्स बिफोर अलाउिंग द बोट टू कंटिन्यू डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम में जाने से पहले उस बोट को जितना भी उसमें जो भी आइटम होते थे उनकी क्वांटिटी को पहले काउंट करते थे, और जो उनकी टोटल वैल्यू का, या फिर कोई भी वन आइटम है उसकी वैल्यू का 1/10 एंड उसको मल्टीप्लाई कर देते थे टोटल गुड्स से। तो वो क्या करते थे, वो एज अ रेवेन्यू, एज अ टैक्स लेते थे, चार्ज लेते थे बीच में उनको वहाँ आगे जाने का एक्सेस देने के लिए, आगे जाने के लिए बस। तो ये क्या होता था, उनका टैक्स होता था। अभी भी तो ऐसे होता है ना, जैसे टोल टैक्स होता है, बीच में हम कहीं भी जाते हैं तो टोल टैक्स देना पड़ता है, तो वही टोल टैक्स की तरह है। बार्ले केम इन स्पेशल ग्रेन बोट्स। तो बार्ले जो है वो बोट्स में, स्पेशल बोट्स जो होती थी उनमें आता था। मोस्ट इम्पोर्टेंट टैबलेट्स रेफर टू कॉपर फ्रॉम अलेशिया, द आइलैंड ऑफ सिप्रस नोन फॉर इट्स कॉपर। तो टैबलेट्स जो हैं उनमें इस तरह का कुछ रेफरेंस मिली है, पता चला है कि कॉपर जो है वो कहाँ से आती थी, अलेशिया से, जो सिप्रस का एक आइलैंड है जहाँ पे कॉपर एंड टिन जो है वो मेन आइटम थे, एंड टिन वॉज ऑल्सो एन आइटम ऑफ ट्रेड। एज ब्रोंज वॉज द मेन इंडस्ट्रियल मटीरियल फॉर टूल्स एंड वेपन्स। अब ब्रोंज जो है, डेफिनेटली हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि ब्रोंज जो है वो मेन आइटम था उस टाइम पे। जो जितने भी टूल्स वगैरह बनते थे, वेपन्स एंड टूल्स जो भी बनाए जाते थे वो किससे बनाए जाते थे, ब्रोंज से। एनग्रेविंग होती थी, क्ले टेबलेट्स पर लिखने के लिए भी उनको कुछ हार्ड चाहिए होता था, एंड कारपेंट्री वगैरह करने के लिए भी डेफिनेटली हार्ड कुछ किसी मेटल की ज़रूरत थी। तो इन सब के लिए मेन इंपॉर्टेंट मेटल क्या था, ब्रोंज। दिस ट्रेड वॉज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। ये ट्रेड डेफिनेटली, अब ब्रोंज के लिए ये ट्रेड उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। दस ऑल्दो द किंगडम ऑफ मरी वॉज नॉट मिलिट्रीली स्ट्रोंग। अगर हम बात करें तो मिलिट्री उसकी कुछ ज़्यादा स्ट्रोंग नहीं थी, बट ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी क्यों थी, ड्यू टू दिस टैक्सेस। ये जो जिस जगह पे वो सिचुएटेड है, लोकेटेड है, वहाँ पे उसकी प्रॉस्पेरिटी किसकी वजह से थी, ये जो ट्रेड होती थी, ट्रेड रूट पे रहना, और वहाँ पे वो जो टैक्स कलेक्ट करते थे उसकी वजह से वो ज़्यादा, इट वॉज एक्सेप्शनली प्रॉस्पेरस, बहुत रिच सिटी थी, इसलिए यहाँ पे डेवलपमेंट ज़्यादा थी, एंड रॉयल फैमिली, इसलिए इसे क्या कहा गया है। बिल्कुल स्टार्टिंग में जब हमने टॉपिक स्टार्ट किया था तो क्या वर्ड आया था, रॉयल कैपिटल। रॉयल कैपिटल जो वर्ड आया था, वाई रॉयल कैपिटल क्यों उन्होंने कंसिडर किया, बिकॉज यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी बहुत ज़्यादा थी। सो विद दिस दिस टॉपिक is completed. In next video we will start from the next topic. For now, thank you and have a nice day to all.